हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो को आने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन बोन एंड कार्टिलेज। तो पहले अपन ह्यूमन बोन से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो आपके सामने जो बोन दिख रही है वो फीमर बोन है, ठीक है। तो एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ बोन है ये, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बोन का जो फर्स्ट पार्ट है, ऊपर टॉप वाला, उसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। अब ये होता क्या है कि बोन को जो जॉइंट होता है ना, अब यहाँ जो प्यूबिक जो बोन्स है, वहाँ से कनेक्शन के लिए ये होता है। ये एक तरीके से कार्टिलेज होती है और ये हाइलिन कार्टिलेज होती है, ठीक है ना। तो दो बोन के बीच के अंदर कार्टिलेज होती है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, है ना। आगे चलते हैं। फिर प्रोक्सिमल एपिफाइसिस। अब प्रोक्सिमल एपिफाइसिस की जगह आप सीधा एपिफाइसिस कंसीडर करना है, ठीक है। एपिफाइसिस टॉप वाला पार्ट बोन का, ठीक है। फिर मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस के बाद में बोन का मेन पार्ट आता है डाइफाइसिस, ठीक है ना। और सेम इस तरफ भी यही होगा, मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस। और डिस्टल मतलब नीचे वाला पार्ट, ठीक है। प्रोक्सिमल यानी ऊपर और डिस्टल यानी नीचे वाला पार्ट। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि बोन का स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो होता है वो एपिफाइसिस होता है, और जो डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में जो पार्ट है उसे मेटाफाइसिस कहते हैं, ठीक है। कई बार अपन जो डायफाइसिस है उसे कॉम्पैक्ट बोन भी कहते थे, ठीक है। अब ये तीन पार्ट्स के अंदर अपन ने डिवाइड किया बोन को, है ना। अब उसके अंदर चलते हैं, बोन के अंदर स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं उसकी तरफ थोड़ा सा गौर करते हैं। तो पहला क्या है, बोन मेरो कैविटी, जिसके अंदर बोन्स जो बोन मेरो होता है वो पाया जाता है। और उसके अंदर होता है एंडोडर्म, सॉरी एंडोस्टियम। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी बोन कैविटी है, बोन कैविटी के चारों तरफ ये एंडोस्टियम वाला पार्ट है, ठीक है। एंडोस्टियम वाला पार्ट है ये। एंडोस्टियम के चारों ओर ये पेरियोस्टियम है, ठीक है। अब पेरियोस्टियम जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अपन टिश्यू पर भी एक बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाले हैं, पर उसके आने से पहले आप इतना ध्यान रखें कि बोन की एक कवरिंग होती है जिसे अपन क्या पेरियोस्टियम कहते हैं, ठीक है। फिर जो टॉप वाला पार्ट है बोन का, उसके अंदर जो रेड बोन मेरो होता है वो पाया जाता है। अब रेड बोन मेरो जो होता है वो आरबीसी की फॉर्मेशन में काम में आता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि हमारे पास रेड बोन मेरो का काम होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक मेगा कैरियोसाइट सेल भी पाई जाती है, अगर आपको ध्यान में हो, जिसका जो अगर फटती है तो उससे प्लाज्मा बनता है ना। तो ठीक है, आप ध्यान रखें इसका। सॉरी, प्लाज्मा नहीं, प्लेटलेट्स बनती हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर एपिफाइशियल लाइन। अब ये एपिफाइशियल लाइन ना, वो होती है तो मेटाफाइसिस में। एक तरह से अपन इसे कहते हैं एपिफाइशियल प्लेट। तो ये होती क्या है, ये ग्रोथ धीरे धीरे ग्रोथ करती रहती है। अब ग्रोथ करेगी तो जाएगी कहाँ पर, एपिफाइसिस में, क्योंकि बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है ना बोन में, इस तरफ से नीचे वाली इस तरफ से। तो ये जाएगी कहाँ पे, एपिफाइसिस में। इसलिए अपन इसे एपिफाइशियल लाइन कहते हैं या प्लेट कहते हैं। तो ये होती है मेटाफाइसिस में, और जैसे जैसे ग्रोथ होती है ये एपिफाइसिस में चली जाती है। अब जो डेवलप्ड बोन है ना, उसके अंदर दो ही पार्ट होते हैं, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस, डाइफाइसिस। मेटाफाइसिस वाला वो जो पार्ट है ना, ये धीरे धीरे डिजेनरेट या विलुप्त होता जाता है ना। तो याद रखें आप। हाँ, जो ये अपना एपिफाइसिस वाला पार्ट है ना, इसे स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये है मेडुलरी कैविटी, एक तरीके से बोन मेरो कैविटी कहते हैं इसे। और ये है येलो बोन मेरो, ठीक है। ये पेरियोस्टियम वाली लेयर, मैंने कहा आपको जैसे कि ये कनेक्टिव टिश्यू है एक। और ये न्यूट्रॉन आर्टरी, ये हमारे सिलेबस में या फिर अपने डिटेल में इतने बारे में जानना जरूरी नहीं है, ठीक है।
ये मैंने कहा था कि जॉइंट के लिए होती है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या कार्टिलेज। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे बोन्स के जॉइंट होंगे, इस साइड भी और एक ऊपर की साइड भी है। तो बोन के जॉइंट के बीच के अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है। अब इसके बाद में अपन कार्टिलेज ही पढ़ेंगे, तो हाइलिन कार्टिलेज का ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, ठीक है ना। थोड़ा इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहले एपिफाइसिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एपिफाइसिस लंबी हड्डियों के अंतिम भाग को एपिफाइसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो टॉप वाले पार्ट होते हैं ना, उन्हें एपिफाइसिस कहते हैं। यह भाग स्पंज अस्थि से बना होता है, स्पॉन्जी बोन होता है। यदि लंबी अस्थियां उपस्थित होती हैं तो इनके सिरे पर पेरियोस्टियम पेरियोस्टियम अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। पेरियोस्टियम वाला मैंने बताया ना आपका, कनेक्टिव टिश्यू वाला, तो वो अपसेंट होता है यहाँ पे। फिर अपन देखते हैं आर्टिकुलर या हाइलिन कार्टिलेज उपस्थित होती है, ठीक है। इसका निर्माण मायोजेनेसिस या मायोटेनिक टिश्यू से होता है, जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, आरबीसी का, ठीक है। यह हीमोपोइसिस के रूप में कार्य करता है। अब हीमोपोइसिस आपको पता है, हीमोपोइटिक हार्मोन है जो किडनी से सेक्रेट होता है, और हीमोपोइसिस मतलब ब्लड का बनना होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, आप ध्यान रखें। फिर पढ़ते हैं अपन मेटाफाइसिस के बारे में। अब मेटाफाइसिस है ना, एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। इस पार्ट के अंदर एपिफाइसियल प्लेट उपस्थित होती है, ठीक है, और ओस्टियोब्लास्टिक कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो लास्ट के अंदर लगते हैं, तो एक तरीके से सुफिक्स कह सकते हैं आप। तो सुफिक्स के रूप में जैसे कि ब्लास्ट है, तो ब्लास्ट मतलब ऐसी सेल्स जो फॉर्मेशन करती है किसी भी चीज़ का। क्लास्ट बोले तो नष्ट करने वाली सेल, कई बार लास्ट के अंदर क्लास्ट जुड़ा होता है, जैसे कि ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोक्लास्ट ऐसी सेल है जो खुद की सेल को ही खा जाती है या मार देती है, ठीक है ना। और इसके बाद में आता है अपना ओस्टियोसाइट, जो एक कोई टिश्यू है उसकी खुद की सेल जो होती है, वर्किंग सेल, उसे साइट के रूप में जाना जाता है, जैसे कि ओस्टियोसाइट। तो वो जो बोन अपना टिश्यू है ना, उसकी खुद की सेल है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। ओस्टियोब्लास्ट के विभाजन द्वारा ओस्टियोसाइट्स बनते हैं एवं अस्थि के आंतरिक भाग की संरचना में वृद्धि करते हैं। यह प्लेट अस्थि के दीर्घ वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। अस्थि के परिपूर्ण परिपक्वन के पश्चात ये मेटाफाइसिस वाली प्लेट नष्ट हो जाती है। ये हिंदी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप मेटाफाइसिस ही याद रखें, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी। फिर अपन पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डायफाइसिस। अब इसे अपन कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं, आप ध्यान रखें। यह लंबी अस्थि का मध्य भाग या शाफ्ट होता है, शाफ्ट भी कहते हैं इसे, जो सघन अस्थि का बना होता है, ठीक है। इस भाग को खोखली गुहा पाई, सघन बोले तो कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट बोन भी कहा जाता है, ठीक है। इस भाग में खोखली गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, जिसे अस्थि मज्जा गुहा यानी बोन मेरो कैविटी कहते हैं, जो पीली अस्थि मज्जा से भरी होती है, येलो बोन मेरो, ठीक है, येलो बोन मेरो। आगे चलते हैं अपन। पीली अस्थि मज्जा का कार्य वसा का संग्रहण है, मतलब फैट का स्टोरेज करता है येलो बोन मेरो जो होता है ना। फिर अगर अपन देखते हैं जो मैमल्स होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन बोन, तो कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं मेमेलियन बोन के अंदर पाए जाते हैं वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहला पार्ट है वो पेरियोस्टियम है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है ना। वैसे तो बोन और ब्लड और कार्टिलेज ये तीनों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ही हैं, है ना। पर फिर भी अपन जो एक पेरियोस्टियम वाला जो पार्ट है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, नो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, प्योर कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू जो है, सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर फैला जो रहता है, वो कनेक्टिव टिश्यू ही है। जैसे कि अपन देखें कि कोई भी टिश्यू है, उसकी कवरिंग के तौर पर भी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी पाया जाता है। तो बहुत सारे काम होते हैं, अपन वो टिश्यू के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके बाद में बी पार्ट जो है वो है मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स भी पाया जाता है। अब मैट्रिक्स आपको पता है, मैट्रिक्स के अंदर लेक्यूना होती है। अब बोन्स के अंदर जो लेक्यूना होती है ना, लेक्यूना आप एक स्ट्रक्चर के रूप में समझे, तो एक लेक्यूना के अंदर एक ही सेल पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीट के अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एक लेक्यूना के अंदर, बोन के अंदर एक ही सेल पाई जाती है, और जो कार्टिलेज होती है उसके अंदर एक से ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 4 के आसपास नंबर के अंदर पाई जाती है कार्टिलेज में। ठीक है। अब सी पार्ट है एंडोओस्टियम, जो बोन का अंदर वाला पार्ट होता है ना, जिसके अंदर हेवर्शियन कैनाल वगैरह पाई जाती है। अब हेवर्शियन कैनाल अपना सिलेबस में है नहीं, इतनी डिटेल से अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। अब आपको पता है जो बोन होती है ना, वो वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो इन स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, आप ध्यान रखें इस चीज़ का। अब ये तो हेवर्शियन कैनाल है, जो कि ऐसे कि ये वाली, और ये जो है वो वाल्कमैन कैनाल है, ठीक है। ये दो हेवर्शियन कैनाल को जोड़ने का काम वाल्कमैन कैनाल करती है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखें इसको। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो आप वीडियो को एक बार पीछे लेके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना। ये दो हेवर्शियन कैनाल और इनको जोड़ने का काम वाल्कमैन कैनाल करती है, ठीक है। फिर डी वाला पार्ट है बोन मेरो कैविटी। बोन मेरो कैविटी, जिसके अंदर बोन मेरो पाया जाता है, ठीक है ना। बोन मेरो दो टाइप का होता है, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो, ठीक है। येलो बोन मेरो जो होता है ना, उसके अंदर फैट स्टोरेज होता है, और रेड बोन मेरो होता है उसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, मतलब हीमोपोइसिस का काम करता है, ब्लड का फॉर्मेशन का काम करता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जो येलो बोन मेरो है उसके अंदर लिम्फोसाइट्स जो सेल होती है ना, जो कि जो भी एंटीजन होता है उनके खिलाफ लड़ने का काम करती है, तो उसका मेचुरेशन भी वहाँ पे होता है। तो वो अपन देखेंगे टिश्यू वाले पार्ट में, और डिटेल से देख लेंगे। ये अपन की हमारी बोन हो गई। अब आती है ह्यूमन कार्टिलेज। तो ह्यूमन कार्टिलेज से पहले अपन देख लेते हैं एक बार उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये रहा ह्यूमन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम मतलब सबसे बाहर, पेरी मतलब सबसे बाहर एक्सटर्नल लेयर होती है। फिर ये कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो खुद की जो जिससे अलग कॉन्ड्रोसाइट सेल बनती है, जो ब्लास्ट मतलब जो अदर सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना, मेन सेल एक तरीके से कह सकते हो। ये होती है लेक्यूना। अब यहाँ पे एक से लेके 4 सेल हो सकती है इस लेक्यूना के अंदर, दिख रहे हैं ना। ये 4 सेल का सेट है, ये एक सेल है, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो 1 से लेके 4 तक सेल हो सकती हैं एक लेक्यूना में कार्टिलेज के अंदर, पर बोन में सिर्फ एक सेल होगी, ठीक है। और कोई डिटेल, अब स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज डिटेल से। तो कार्टिलेज जो है वो बाह्य आवरण जो होता है एक्सटर्नल, वो तंतुमय संयोजक यानी फाइब्रस कनेक्ट वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब ज़रूरी नहीं है वाइट फाइब्रस ही हो, ठीक है ना। तो वाइट फाइब्रस का होना ज़रूरी नहीं है, पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं इससे बाद में। उपास्थि बनाने वाली कोशिकाओं को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती है ना, उन्हें कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, और जो अस्थि का फॉर्मेशन यानी बोन का फॉर्मेशन करती है उसे ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिकाएं विभाजन यानी डिवीजन करके कॉन्ड्रोसाइट्स बनाती हैं। उपास्थि की प्रत्येक कोशिका कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है। अब जो फॉर्मेशन करती है कार्टिलेज का उसे तो कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। अब कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवीजन करके कॉन्ड्रोसाइट बना देती है। अब कॉन्ड्रोसाइट होती है ना, जो उपास्थि मैच्योर एक कार्टिलेज होती है ना, उसकी ईच सेल कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन। ये कॉन्ड्रोसाइट्स आधात्री में खोखले स्थान अवकाश में स्थित होती है, जिन्हें लेक्यूना कहते हैं। मैंने आपको बताया ये 1 से लेकर 4 तक कॉन्ड्रोसाइट हो सकती हैं, ठीक है। उपास्थि को तोड़ने वाली कोशिकाएं कॉन्ड्रोक्लास्ट कहलाती हैं। मैंने कहा आपको, ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन करना, साइट मतलब खुद की कोशिका, उस टिश्यू की कोशिका, और क्लास्ट बोले तो जो नष्ट करती है टिश्यू के कुछ पार्ट को या पूरे टिश्यू को, तो उसे क्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक पार्ट को नष्ट करेगी क्लास्ट वाली कोशिकाएं, तो ये है कॉन्ड्रोक्लास्ट कोशिकाएं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है उपास्थि के आधात्री को कॉन्ड्रिन 6 फॉस्फेट सल्फेट तथा माइकोपोलिसेक्राइड
म्यूकोपॉलीसेकेराइड हाइलुरोनिक एसिड से बना होता है। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है ना, उसका नेचर हाइलुरोनिक एसिड के जैसा होता है, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। उपास्थि का आधात्री कठोर, कठोर बोले तो वेरी हार्ड या रिजिड बोल सकते हैं, और लिचिल यानी फ्लेक्सिबल होता है। संपीड़न रोधी यानी कंप्रेस्ड नहीं होता, कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। उपास्थि का आधात्री इसे कठोरता लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। इसके आधात्री में रक्त का संचार अनुपस्थित होता है, ब्लड फ्लो। अब ये इंटरनल जो पेरियोस्टिम वाला पार्ट है ना, ये वेस्कुलर है, पक्का वेस्कुलर है। एक बार अपन डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये वाला पेरियोस्टिम वाला पार्ट है ना, ये वेस्कुलर है, वेस्कुलर, ठीक है, ये वेस्कुलर है। पर जो बाकी का जो ये कार्टिलेज वाला पार्ट है ना, ये नॉन वेस्कुलर है। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम में ये पूछे कि पेरिकोन्ड्रियम वाला पार्ट है ना, ये वेस्कुलर है या नहीं, तो अपन कहेंगे वेस्कुलर है। बट जो इसके बाद वाला पूरी कार्टिलेज जो है वो नॉन वेस्कुलर पार्ट है, तो ध्यान रखें आप। तो ये नॉन वेस्कुलर हो गया, ब्लड का फ्लो नहीं होता इंटरनल, ठीक है। और इसका हीलिंग टाइम भी ज़्यादा होता है बोन से। अगर बोन बाय चांस फ्रैक्चर या टूट जाए तो उसको हील करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, अराउंड 4 to 6 मंथ लगते हैं। बट एक अगर कार्टिलेज जो होती है ना, अगर वो डैमेज हो जाए तो उसको ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइफ टाइम ठीक ना हो और अपने ओरिजिनल शेप में ना आए, पर उसे हील होने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है। हील होके भी ओरिजिनल शेप में आने की गारंटी नहीं होती उसकी। अब अपन टाइप्स पढ़ते हैं, कार्टिलेज कितने टाइप की होती हैं। वैसे टाइप तो बोन की भी होती हैं, पर वो अपने सिलेबस में नहीं है। और उसके कुछ एग्जांपल जो कार्टिलेज के ना, वो अलग अलग टाइप्स में दे रखे हैं, इसीलिए अपन थोड़े टाइप्स इसके पढ़ेंगे। आपने जैसे कि 11th-12th के अंदर आपने देखा है, तो इतना कोई मेजर पोर्शन है नहीं बोन और कार्टिलेज का। पर अगर अपन को ह्यूमन फिजियोलॉजी को ढंग से समझना है, तो अपन को कार्टिलेज और बोन्स अच्छे से पढ़नी ही आनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। तो पहला पॉइंट है जो हाइलिन कार्टिलेज, जिसे हिंदी में कचाभ, कचाभ भय है इसमें, मैं नहीं है, कचाभ उपास्थि कहते हैं, ठीक है। उपास्थि का आधात्री कांच की तरह साफ होता है, ठीक है, क्योंकि इसके आधात्री में फाइबर एब्सेंट होते हैं। अब फाइबर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर फाइबर एब्सेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं। उपास्थि के आधात्री का रंग हल्का नीला, ब्लू या अर्ध पारदर्शी होता है, ठीक है ना। इसके अंदर लिखा था क्लियर होता है, तो क्लियर होता है, कुछ ब्लू शेड आ सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है पर आ सकती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है। अब अगर अपन जैसा कहेंगे वैसे ही हो तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर एक्सेप्शन आना एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। यह मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली उपास्थि है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट ऑफ कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज ही है हमारी बॉडी के अंदर। जो भ्रूणीय कंकाल का अधिकतर भाग इसी उपास्थि से बना होता है, ठीक है ना। और अतः हमारे शरीर में अधिकतर अस्थियां उपास्थि जनित होती हैं। अब ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास, कि जो मैक्सिमम बोन होती है ना, वो उपास्थि जनित यानी कार्टिलेजिनस होती है। कार्टिलेज आगे डेवलप होके बोन का फॉर्मेशन करती है हमारी बॉडी के अंदर। उदाहरण इससे एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है नेजल सेप्टा, ठीक है। दूसरा लैरिंग्स, हिंदी में इन्हें कंठ भी कह सकते हैं अपन। और फिर अपन देखते हैं जो फेरिंग्स होते हैं ना, उनके सी आकार की जो, सॉरी, ट्रेकिया, फेरिंग्स नहीं, ट्रेकिया जो होते हैं ना, उनके सी आकार के छल्ले जो होते हैं हमारे, जैसे कि ये अपना ट्रेकिया है, ये सी आकार के छल्ले हैं, ठीक है ना। लगभग 12 के आसपास नंबर में होते हैं। तो ये सारे हाइलिन कार्टिलेज से बने होते हैं। फिर चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, पसलियों के उरोस्थीय भाग, कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज ना 3 टाइप की कार्टिलेज होती हैं। जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर 3 टाइप के आपको मैं कार्टिलेज पढ़ाऊंगा, उसमें से एक है कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है ना। अब ये वाली कार्टिलेज जो होती हैं ये हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन उससे उपास्थि से बनी होती हैं। फिर अपन फिफ्थ एग्जांपल है आर्टिकुलर कार्टिलेज, या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो होती है, 2 बोन को जोड़ती है बीच में, ठीक है ना। जैसे कि ये 2 बोन हैं, इनको जोड़ने का काम यहाँ पे होती है, यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, ठीक है।
फिर अपन दूसरा टाइप पढ़ते हैं कार्टिलेज का, वो है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। यह रूपांतरित काचाभ उपास्थि है, यानी जो हाइलिन कार्टिलेज है उसका मॉडिफिकेशन कैल्सिफाइड कार्टिलेज है। ठीक है, जिसमें कैल्शियम जो साल्ट होते हैं उनका बहुत ज़्यादा जमाव स्टोरेज हो जाता है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा रिजिड या कठोर हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम जो साल्ट है हाइपोड्रोक्सीपेट, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आप अपने नॉलेज के हिसाब से याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। और हमारे शरीर में सबसे कठोर उपास्थि है, सबसे कठोर उपास्थि जो है यही होती है। और अस्थि की सबसे कठोर उपास्थि, ये लाइन थोड़ी गलत है। ठीक है, ये थोड़ी गलत लाइन है, इसे आप छोड़ दें। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं पहला एग्जांपल है मानव की फीमर और ह्यूमरस का सिर, टॉप वाला पार्ट होता है ना वो। और प्रत्यास्थ उपास्थि इसका तीसरी टाइप की उपास्थि या कार्टिलेज है। इसका एग्जांपल एक ही दिखा अपन को, फीमर और ह्यूमरस का टॉप वाला पार्ट। अब जो इलास्टिन कार्टिलेज होती है, अब नाम से एक चीज़ अपन को दिख रही है, इलास्टिन यानी इलास्टिक शब्द अपन को याद आता है। तो इलास्टिक बोले तो बहुत ज़्यादा अपन उसको स्क्वीज कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है ना, वो वाली उपास्थि होती है। तो इस उपास्थि के आधात्री को पीले तंतु विद्यमान होते हैं, जो येलो फाइबर्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा लचीली या फ्लेक्सिबल जो कार्टिलेज है वो यही है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो नासा पंख नहीं है, पंख तो नहीं है, ये एग्जांपल थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्ट करें आप, ये नहीं होगा। कर्ण पल्लव यानी ईयर पिन्ना। और घाटी वृक्कन, तो ये घाटी वृक्कन वाला ये नहीं है, ये कान वाला है ना, ये यूस्टेकिन ट्यूब वाला है। ईयर की स्ट्रक्चर, क्योंकि अब नीट के सिलेबस से यार वो रिसेप्टर्स हट गए हैं, तो इंटरनल एक जो यूस्टेकिन ट्यूब है उसके पास वाला स्ट्रक्चर कुछ होता है, उसे ईयर पंख या फिर इंग्लिश के अंदर दूसरा नाम है उसका, तो उसका एग्जांपल है, वो याद नहीं रखना। हमारे सिलेबस में ये कर्ण पल्लव वाला अब याद रखें। और एक घाटी वृक्कन वाला, ये शायद पटेला वाला होगा, ये भी आप छोड़ दें, सिर्फ यही याद रखें। ठीक है, फिर अपन देखते हैं वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, तो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज इस उपास्थि के अधात्री में तंतु का बंडल उपस्थित होता है, फाइबर्स के बंडल्स होते हैं इसके अंदर, जिससे यह सबसे मजबूत उपास्थि होती है। पेरिकोन्ड्रियम अनुपस्थित होती है, जो पेरिकोन्ड्रियम वाला पार्ट होता है वो एब्सेंट होता है इसके अंदर, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के अंदर। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण WFCT वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू उपास्थि में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, उदाहरण प्यूबिक सिम्फाइसिस आप जानते हैं, अपन ने फीमर बोन पढ़ी थी ना, उसको ऐसे जोड़ता है, ऐसे वाला पार्ट होता है यहाँ से, जो अरे ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे कुछ पार्ट होता है, पेल्विक वाला रीजन। अब यहाँ से फीमर कनेक्ट हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ से फीमर कनेक्ट होती है और यहाँ पे जॉइंट होते हैं, 3 बोन होती है ना, तो वो तीनों बोन कनेक्ट हो जाती है, तो पीबिक सिम्फाइसिस इसीलिए बोला है। और अंत्यवकशेरुक विवर मतलब जो वर्टिब्रे आप जानते हैं ना, टोटल 33 वर्टिब्री होती है, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है स्पाइनल कॉर्ड का। तो दो वर्टिब्री होती है ना, 2 वर्टिब्री को जोड़ने का काम ये 2 वर्टिब्री के बीच की जो कार्टिलेज होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो वो होती है हमारी ये WFCT वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, तो भाई ये हमारा वीडियो पूरा हुआ, अपन ने 4 टाइप की कार्टिलेज पढ़ ली, बोन पढ़ ली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी।
थोड़ा एक्सटर्नल डिस्टरबेंस मैं मानता हूँ है, बट मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश करी। तो आप सब्सक्राइब करें वीडियो को, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू।